आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हम जानेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm मरकरी होता है, यानी कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, और जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो हम कब कहते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हो चुका है? देखिए, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है और नीचे का 90 या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120/90 हो जाता है तब भी उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि यदि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का बढ़ा हुआ है तभी आपको हाइपरटेंशन या फिर कहा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यदि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है यानी कि 120 है और नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए, हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये मोस्ट कॉमन है, यानी कि मैक्सिमम लोगों में यही हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और ये 95% लोगों में पाया जाता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत ही लेस कॉमन है और केवल 5% लोगों में ये देखने को मिलता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका जो कोज है वो अननोन है, यानी कि इसका जो सही कारण है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। फिर भी इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि जेनेटिक, ओबेसिटी और हाई सॉल्ट इनटेक, यानी कि कभी कभी ये जेनेटिक होता है और ऐसे लोग जो कि मोटे होते हैं तो उनमें भी हो जाता है, या फिर जो ज़्यादा नमक खाते हैं तो उनमें भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो इसके कारण है ड्यू टू रीनल डिसीज़। यदि किसी को किडनी की समस्या या फिर किडनी की बीमारी होती है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोन, यानी कि यदि किसी का जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उस समय भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दी जाती है। तो पहले हम बात करेंगे इनकी मेडिसिन्स की और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेडिंग की, यानी कि कौन सी ग्रेड में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा ये 4 तरह की दवाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर 4 क्लास हैं जिनकी रेट्रिक है ABCD। A फॉर ACE इनिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड D फॉर डाययूरेटिक्स। तो ये सभी मेडिसिन की क्लास है जिनके अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन आती है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इनमें से ACE इनिबिटर और बीटा ब्लॉकर ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि यंग पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ऐसे लोग जो कि जवान होते हैं या फिर बच्चे होते हैं तो उनमें ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डाययूरेटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो कि ओल्ड पेशेंट्स या फिर बूढ़े लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब हम इन मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ACE इनिबिटर के बारे में। तो इसमें आती हैं लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, इनालाप्रिल, यानी कि जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल देखने को मिलता है वो सभी ACE इनिबिटर होती हैं और हाइपरटेंशन के केस में यूज़ की जाती है। और कौन सी मेडिसिन कब देनी होती है या फिर कौन सी ग्रेड के हाइपरटेंशन में देनी होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनमें से जो लिसिनोप्रिल है उसका एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है इनासे। इसके अलावा रैमीप्रिल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रैमीप्रेस। इसके बाद यहाँ पर दूसरी क्लास है बीटा ब्लॉकर। तो इसके अंतर्गत आती हैं एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल एंड बिसोप्रोलोल। तो इन सभी के लास्ट में आया है ओलोल। तो ये सभी बीटा ब्लॉकर होती हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें से एटेनोलोल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टेनोरमाइन। इसके बाद यहाँ पर तीसरी क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये भी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दी जाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन एंड निसोल्डिपाइन। तो इन सभी के लास्ट में आया है डिपाइन। तो जब भी आपको डिपाइन वर्ड देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से एम्लोडिपाइन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल या फिर ब्रांड नेम है एम्लोप्रेस। और लास्ट है यहाँ पर डाययूरेटिक्स। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारे यूरिनेशन या फिर हमारे पेशाब को बढ़ा देती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इसके अंदर आती हैं थायाजाइड। तो थायाजाइड भी कई प्रकार की होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये सभी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि पेशेंट की कंडीशन और उसकी स्टेज को देखकर दी जाती है। तो हाइपरटेंशन की कौन कौन सी स्टेज होती है और उसमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की मेनली 4 स्टेज होती है। पहली है यहाँ पर प्री हाइपरटेंशन, इसके बाद यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें हमें हाइपरटेंशन की शुरुआत होती है या फिर हल्का फुल्का हाइपरटेंशन होता है। तो इसमें जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 89 के बीच में हो सकता है, और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर या फिर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 के बीच में रह सकता है।
इसके बाद है यहाँ पर स्टेज 1। तो स्टेज 1 में जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 90 से 99 के बीच में रह सकता है, और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 140 या फिर 159 के बीच में रह सकता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेज 2। स्टेज 2 में जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 100 या फिर 100 से ऊपर हो जाता है, और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 160 या फिर 160 से ऊपर हो जाता है। और लास्ट है यहाँ पर स्टेज 3। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर हमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। तो स्टेज 3 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इन बाकी स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन। तो प्री हाइपरटेंशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होता है। एंड नंबर 2, नो ड्रग इज़ गिवन, यानी कि ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी दवा नहीं दी जाती और हमें कोई भी दवा लेनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है स्टेज 1। तो स्टेज 1 में भी हमें अपना लाइफस्टाइल तो मॉडिफाइड करना चाहिए, साथ में यहाँ पर हमें डाययूरेटिक्स दी जाती है। और यदि किसी को डाययूरेटिक्स से आराम नहीं मिलता है तो उसे ACE इनिबिटर या फिर बीटा ब्लॉकर मेडिसिन भी दी जा सकती है, और इन मेडिसिन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में भी हमें अपना जीवन शैली में चेंजेस करने होते हैं, और यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जैसे कि डाययूरेटिक्स प्लस ACE इनिबिटर का कॉम्बिनेशन, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एम्लोकाइंट 80, जिसमें आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों मेडिसिन मिल जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आपको इसमें एम्लोडिपिन मिल जाती है, और बीटा ब्लॉकर से आपको इसमें एटेनोलोल मेडिसिन मिल जाती है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपको अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने होते हैं। तो पहला है यहाँ पर वेट रिडक्शन। यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको अपना वेट कम करना होता है। यदि आप अपना वेट 10 किलो कम कर लेते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 mm मरकरी तक कम हो सकता है, या फिर आप उसे 10 पॉइंट तक घटा सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर है डैश ईटिंग, डाइट अप्रोचेस टू स्टॉप HI। इसका मतलब होता है कि आपको अपनी डाइट के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। तो इसमें आपको फ्रूट, वेजिटेबल और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट खाने होता है, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 mm मरकरी तक कम हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि आपको दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना है। और फोर्थ है यहाँ पर फिजिकली एक्टिविटी, और आपको कम से कम दिन में 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करनी है। तो यदि आप ये सभी चेंजेस अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी नॉर्मल आ जाता है।